दोस्तों नमस्कार। प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। ओंकारमल खिचड़, रिटायर्ड फौजी और इंग्लिश गुरु, इंग्लिश लेक्चरर। Yesterday we learnt about present indefinite tense, and we have also learnt present continuous tense. Now today we will learn about present perfect tense. दोस्तों, हम present indefinite, present continuous और दोनों टेंस हम पहले की वीडियो में सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बारे में आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा मैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके जो नेवी एयरफोर्स में परीक्षा दे रहे हैं उन बच्चों से, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अन्य कोई भी इंग्लिश का जो पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनके लिए मेरा निवेदन उनसे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करें ताकि उनको इस चीज़ का भरपूर फ्री बेनिफिट हो सके। मैं कोशिश ये भी करता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है फौजी इंग्लिश गुरु, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर करके कभी भी देख सकते हो, और फेसबुक पर भी डाल रहा हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। सिमिलरली, जैसे हम हमेशा ये देखते हैं कि सबसे पहले हमें टेंस की दो तरीके से पहचान करनी पड़ती है। इंग्लिश का सेंटेंस है तो कैसे पहचानेंगे, और हिंदी का सेंटेंस होगा तो उसको हम ट्रांसलेट हिंदी से इंग्लिश में किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हर टेंस के अंदर ये तीन नियम हैं जिनका हम लोगों को या कोई भी स्पीकर है उनको ये फॉलो करना पड़ता है। जैसे आइडेंटिफिकेशन, पहचान है, जैसे हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, जैसे मन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। ये तीन की सहारा लेकर के हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ता है, तभी इंग्लिश का सेंटेंस है वो उस टेंस का सेंटेंस हम बिल्डअप कर सकते हैं, बना सकते हैं, और उसके अंदर हम सही तरीके से नियमों के अनुसार आगे चल सकते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके अंदर जो आइडेंटिफिकेशन है ये चुका है, चुकी है, चुके हैं, और इंग्लिश के अंदर आपको इसमें हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ इसमें इंग्लिश के अंदर या हिंदी के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर अमूमन ये लोग बता नहीं पाते हैं, और बताते हैं तो बच्चे उसको कैच नहीं कर पाते। केवल यही समझ लेते हैं कि हिंदी वाक्य के अंदर में चुका है, चुके आना चाहिए, और हमें मैन वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा करके और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में हैज़ हैव लगा करके और मैन वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा करके ऑब्जेक्ट लगा कर अपना सेंटेंस है वो पूरा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कई बार ये बाधा आती है बच्चों के सामने। तो मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप ये सोचिए कि कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनाया जाता है, उसमें एक चीज़ झलक देती है। आप सोच के देखिए कि ये जो सेंटेंस बनता है वो कभी पहले शुरू हुआ है, कभी सेंटेंस ये पूरा शुरू हुआ है, कब हुआ है, इस बात का ये काम जो हुआ है सेंटेंस में लिखा जाता है उसके अंदर काम पहले शुरू हुआ है। कब हुआ है इसका कोई संकेत नहीं मिलता है, और वो काम वर्तमान में, प्रेजेंट में समाप्त होता है। दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द वर्क स्टार्ट इन द पास्ट बट वी डोंट नो
exact time of the starting of this sentence or that work, but we know that the work has been finished. इस बात का हमें पता रहता है कि ये काम समाप्त हो चुका है। इसलिए एक हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए चुका है, चुकी है, चुके का प्रयोग करते हैं। लेकिन इंग्लिश में ये समझते हैं, ये लर्न करते हैं, द वर्क स्टार्ट इन द पास्ट बट वी डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम at what time it was started, but we know that it has been finished in the present time. That is called the present perfect tense. इसका ध्यान रखना आपको। जैसे मैं एक आपको एक सेंटेंस बताता हूँ, he has written a letter. He has written a letter. has जो हेल्पिंग वर्ब है और written है राइट की थर्ड फॉर्म है, राइट, रोट, रिटन। He has written a letter. Now at what time he started writing this letter, we don't know. But we know that the work has been finished in present time. ये हमें पता रहता है कि ये काम है वो प्रेजेंट टाइम में समाप्त हो चुका है, इसीलिए इसको परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखिए। Why it is called the perfect tense? क्योंकि प्रेजेंट टाइम के अंदर वो काम समाप्त हो चुका है। दैट वर्क हैज बीन फिनिश्ड इन द प्रेजेंट टाइम, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब जो काम में परफेक्ट होता है वही चीज़ है। ही हैज़ प्लेड फुटबॉल, ही हैज़ कुकड राइस, शी हैज़ कुकड फूड। दैट वर्क वॉज स्टार्टेड इन द पास्ट बट एग्जैक्टली इसका पता नहीं चलता कि किस समय में उसने शॉर्टली पास्ट में शुरू किया है, शॉर्ट टाइम में किया है, लेकिन समाप्त होगा वो प्रेजेंट टाइम में होगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव है। हेल्पिंग वर्ब जो आपके आई है, वी है, यू है, दे है, यह सब्जेक्ट आपका अगर प्लूरल है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आएगी। और जैसे ही है, सी है, इट है, यह सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन का होता है, एक वचन का होता है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब है जाएगी। ये क्लियर है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। थर्ड फॉर्म क्या होती है? देखिए, फॉर्म होती हैं वैसे तीन प्रकार की। एक तो होती है बेस फॉर्म होती है, उसको प्रेजेंट फॉर्म भी बोलते हैं, बेस फॉर्म भी बोलते हैं और फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं। जैसे कोई भी बेस फॉर्म का मतलब हम कह लेते हैं कि प्ले शब्द है या राइट शब्द है या कुक शब्द है। जो प्रेजेंट फॉर्म होता है, जिस शब्द की प्रेजेंट उत्पत्ति हुई है वर्ब की, उसको प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। और इसको बेस फॉर्म भी इसलिए बोलते हैं कि इसकी शुरुआत वहीं से हुई है। एक तो बेस फॉर्म बोलते हैं इसको, और एक प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, और एक इसको फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं। बच्चों को समझाने के लिए हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये प्रेजेंट फॉर्म या बेस फॉर्म है। जैसे हम स्पीक शब्द बोलते हैं, इसका हमें सेकंड फॉर्म क्या होगा? उसको सेकंड फॉर्म बोलते हैं पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म का मतलब है समय चला गया, उसको पास्ट फॉर्म बोलते हैं। पास्ट फॉर्म में जैसे स्पीक का स्पोक होता है, ये इरेगुलर वर्ब है। ये बातें बाद में बताऊंगा, इरेगुलर और रेगुलर वर्ब, और वी को स्ट्रॉन्ग वर्ब है, ये आगे बताऊंगा मैं आपको। तो आपको ये समझना चाहिए कि स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म तो स्पीक होगी और पास्ट फॉर्म होगी इसका स्पोक। और अगली जो थर्ड फॉर्म बोलते हैं अमूमन हमें, उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब ये होता है कि थर्ड फॉर्म।
पास्ट पार्टिसिपल के अंदर हम इसको पास्ट पार्टिसिपल इसलिए बोलते हैं कि उसके अंदर हमें काम जो समाप्त हो जाता है या पास्ट में या प्रेजेंट में, इसलिए उसको पार्टिसिपल बोलते हैं। तो 3 फॉर्म होगी, जैसे स्पीक, स्पोक, स्पोकन। और एक हम जितने भी कंटिन्यूस टेंस होते हैं उन सब कंटिन्यूस टेंस में बेस फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं, प्रेजेंट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। तो अभी शायद आपको फॉर्म समझ में आ गई होगी, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे बेस फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म बोलते हैं, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो हम आपको ये चीज़ें बता दी हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस फ्रेम करते हैं। जैसे एक सेंटेंस हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, जैसे आई के ऊपर ले लिया हमने, उसी तरह से सिमिलरली जैसे हम 6 सेंटेंस बनाते हैं, इसी से सिंपल सेंटेंस है। और इसमें सिंपल सेंटेंस है, उसमें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब लगेगी पक्की, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं लगती है, वो आपको पहले बता दिया है। बाकी एक पास्ट इंडेफिनिट उसमें नहीं लगती है, बाकी सब के अंदर फॉर हेल्पिंग वर्ब लगती हैं। तो हम जैसे एक सेंटेंस बनाते हैं, आई के ऊपर बनाते हैं, आई हैव रिटन ए बुक। आई के साथ हैव आ गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। आई सब्जेक्ट है, हैव है वो हेल्पिंग वर्ब है, रिटन है मेन वर्ब है, ए बुक है वो ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया? सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको हम नेगेटिव बनाते हैं, आई हैव नॉट रिटन ए बुक। तीसरा हम बनाते हैं इंटरोगेटिव, हैव आई रिटन ए बुक। चौथा बनाते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव, हैव आई नॉट रिटन ए लेटर या बुक। इंटरोगेटिव साइन होगा, हेल्पिंग वर्ब आ गई। हेल्पिंग वर्ब आते ही क्या का अर्थ होता है हिंदी में। फिर अगर हम WH बनाते हैं तो हाउ हैव आई रिटन ए बुक, मैं पुस्तक कैसे लिख चुका हूँ। हाई हैव आई रिटन ए बुक। अब WH वर्ड, W और H इसका हाउ का उल्टा है। बाकी अमूमन हम WH वर्ड वेयर इसके बोलते हैं, वेयर हैव आई रिटन ए बुक, मैं पुस्तक कहाँ लिख चुका हूँ। वेयर स्थान की जगह है, वेयर हैव आई नॉट रिटन ए बुक, इसके अंत में इंटरोगेटिव साइन आएंगे। 2 सेंटेंस उनके अंदर फुल स्टॉप आता है, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, सिंपल और नेगेटिव, बाकी सब इंटरोगेटिव साइन आएगा। ये कीप इन योर माइंड। अब हैज के ऊपर बनाते हैं हम, ही हैज किक्ड ए बॉल, ही हैज किक्ड ए बॉल, he has not kicked a ball, has he kicked a ball, has he not kicked a ball, why has he kicked a ball, why has he not kicked a ball। तो ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर हैज का प्रयोग होता है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ही हैज किक्ड ए बॉल, ही सिंगुलर प्रोनाउन है और हैज है इसके साथ सिंगुलर में आएगी, ही, सी, इट इनके साथ आती है तो हैज आ गया। और किक्ड है वो आपकी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ए बॉल है वो गेंद है। तो इसके अंदर किक्ड का आपको मालूम है, ठोकर मारना, गेंद की उसने वो गेंद को ठोकर मार चुका है। ही किक्ड हिम, ही हैज किक्ड हिम, ही हैज़ किक्ड हिम, उसने लात मार दी। ही हैज़ नॉट किक्ड हिम, उसकी लात नहीं मारी है। इसका अर्थ क्या है? चुका तो है ही है, लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ ही हैज़ किक्ड हिम, उसने उसकी लात मार दी, काम समाप्त हो गया है। किकिंग नहीं है, किक्स नहीं है। मेन चीज़ ये समझिए आप कि इसके अंदर काम समाप्त हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आपको एक सेपरेट टॉपिक आएगा, इसके अंदर एक आप छोटी सी बात बताता हूँ मैं आपको, इसके साथ चलने के बाद में बताऊंगा। अब जैसे ये तो प्रेजेंट फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब आ गई, लेकिन कई बार हैज़ हैव है, जैसे इज एम आर का मैंने प्रयोग बताया था, हैज़ हैव के बाद में कभी भी मैन वर्ब नहीं आती है, तब सेंटेंस को क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड द लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब का काम भी करती है, और ये कई बार फॉर्म भी बन जाती है, मैन फॉर्म भी, मैन वर्ब भी बन जाती है हैज़ हैव। जैसे आई हैव ए काउ, इसका अर्थ तो ये होता है कि मेरे पास एक गाय है, या मैं एक गाय रखता हूं, या मेरे पास गाय है। यहाँ हैव का मतलब है पोजीशन, ये लिंकिंग है, जोड़ रहा है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जोड़ रहा है ये। आई हैव ए काउ, आई मीन्स मैं, मेरे पास, आई का यहाँ मैं एक गाय रखता हूं, मेरे पास एक गाय है। आई हैव का अर्थ ही होना होता है, पास होना। आई हैव ए पेन, आई हैव बंगला, आई हैव ए डॉग, आई हैव ए पेट डॉग, I have two sisters and brother. I have two brothers. I have a bag. I have many books. You have many books. They have many books. तो ये चीज़ें क्या है? लिंकिंग वर्ब है ये। इसके मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के लिंकिंग वर्ब के बाद में मैन वर्ब नहीं है। आई हैव पेन, आई हैव बुक, हैव के बाद में ए बुक है, मैन वर्ब नहीं है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई चीज़ पोजीशन में होती है, उसके लिए हैज है। ही हैज ए डॉग, ही हैज ए कैट, ही हैज ए पेट कैट, ही हैज ए फील्ड, he has a house, he has a picture, he has a diary. You can frame many sentences. पोजीशन होता है तब आपको हैज का प्रयोग करना, इसके बाद में मैन वर्ब नहीं आएगी। अब आपको तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, हैज टू और हैव टू। जैसे इज टू, एम टू, आर टू बताया था, वैसे ही हैज टू और हैव टू, हैज के बाद में टू आता है, हैव के बाद में टू आता है। इसके बाद में इसको इन्फिनिट बोलते हैं टू को, लेकिन हैज टू और हैव टू आता है, क्यों आता है, इसका क्या अर्थ निकलता है? देखिए, हैज टू और हैव टू अगर आता है तो इसके अंदर एक फिक्स टाइम दिया होता है। जैसे आई हैव टू गेट अप इन द अर्ली मॉर्निंग, आई हैव टू गेट अप इन द अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग समय दे रखा है। आई हैव टू राइट ए लेटर टुमारो, कल मुझे एक पत्र लिखना है, देखा आपने, समय दे रखा है। आई विल राइट ए लेटर टुमारो, मैं कल एक लेटर लिखूंगा, इसके अंदर आई हैव टू राइट ए लेटर टुमारो, फिक्स टाइम दे रखा है टुमारो, मुझे कल एक पत्र लिखना है। लिखूंगा नहीं, लिखूंगा तो नहीं लिखेगा अगला, इसमें तो लिखना है और डेफिनेट टाइम है। ही हैज टू कुक द राइस टुमारो एट बाई 5 o'clock, निश्चित समय दे रखा है कि कल सुबह 5 बजे तक आपको अपना चावल पकाने हैं। है शब्द आएगा। आई हैव टू गो टू स्कूल टुमारो बाई 7:30 AM, देखा,
समय दे रखा है, बाय का प्रयोग दे रखा है, टुमारो भी दे रखा है। अब कई बार कंफ्यूज में हो जाते हैं, विल और शैल का प्रयोग दे देता है अगला, और हैव टू और हैज टू दे देता है। तो क्या आएगा इसमें? विल भी नहीं आएगा, शैल भी नहीं आएगा, हैज टू भी नहीं आएगा, इसमें हैव टू आएगा। यही आकर के कंफ्यूज कर देते हैं बच्चे या कोई भी परीक्षार्थी होता है। आई हैव टू गो टू स्कूल टुमारो बाई 5 AM या 7:30 AM। कल सुबह 7:30 बजे तक मुझे स्कूल जाना है। आई विल गो टू स्कूल टुमारो बाई 5 o'clock, जाऊंगा। आई शैल गो टू स्कूल टुमारो बाई 7:30 AM। इसमें अंतर है, जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं, इसमें कंपल्सन हो गया, और कंपल्सन के साथ साथ निश्चित समय दे रखा है, इसलिए हैज टू हैव टू का प्रयोग आपको मालूम होना चाहिए। हैव और हैज टू और हैव टू के बाद में मैन वर्ब पक्की आएगी, ये ध्यान रखना है। वो जो डू मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, आई डू गो टू स्कूल, यहां टू नहीं लगेगा, इन्फिनिट नहीं लगेगा, यहाँ इन्फिनिटिव जिसको बोलते हैं, टू प्रीपोजिशन। आई डू स्लीप, मुझे सोना तो है, मुझे स्कूल जाना तो है। यहां दूसरी चीज है, यहां फिक्स टाइम दे रखा है, इसलिए हैज टू और हैव टू का प्रयोग होगा। दो प्रकार, तीन चीजें मैंने बताया आपको, कीप इन माइंड, रिमेंबर इट। फर्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देयर विल बी ता, चुका है, चुकी है, चुके एट द एंड ऑफ द हिंदी सेंटेंस। इन इंग्लिश देयर विल बी हेल्पिंग वर्ब हैज एंड हैव। He, she, it and singular noun subject, then has will be used as a helping verb. And I, we, you, they and plural subject, then we will use have as a helping verb. And there will be the third form or the past participle form of the base form or main verb, first form. There are three rules of present perfect tense, and with which subject or pronoun we will use has. He, she, it and singular noun we will use has. He, she, it या एक वचन के साथ हैज का प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब, और आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्रोनाउन के साथ हैव का प्रयोग होगा। दूसरा नियम मैंने बताया आपको, हैज हैव के बाद में मैन वर्ब नहीं आती है, तब क्या करो, उसका मतलब होता है पोजीशन। That thing is in your position। इसलिए वो चीज़ आपके पास है, पोजीशन है आपका, उसके अंदर अधिकार है उसका, तो उसके अंदर हम हैव का और हैज का प्रयोग करेंगे। वही सिमिलरली जैसे हेल्पिंग वर्ब में आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ या प्लूरल सब्जेक्ट और उसके साथ हैव आता है, वैसे ये है, आई हैव ए डॉग, यू हैव ए डॉग, दे हैव ए डॉग, राम एंड सीता हैव ए बंगला। प्लूरल आपकी हैव का प्रयोग हो गया। इसी तरह से हैज़ का प्रयोग हो जाएगा, ही, सी, इट, हैज़, ये तो रेगुलर बार बार बता दिया आपको मैंने। और तीसरी फॉर्म है वो आपको हैज़ टू और हैव टू। हैज़ टू और हैव टू, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस देयर विल बी द फिक्स टाइम एंड द वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन बाय दैट फिक्स टाइम। काम उस समय तक हो जाना चाहिए, इसमें ये कंपल्सन है, होगा, ऐसा है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक मैन वर्ब के बाद में। मैन वर्ब के बारे में कंफ्यूज हो जाता है कई बार, तो मैन वर्ब का वो टॉपिक है, उसको बहुत लंबा हम चलाएंगे, एक एक मैन वर्ब को क्लियर करेंगे। मैन वर्ब होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक इर्रेगुलर और रेगुलर। इर्रेगुलर को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब, जिसको मजबूत क्रिया बोलते हैं हिंदी में, और एक होती है रेगुलर और वीक वर्ब। वीक का मतलब कमजोर क्रिया, मुख्य क्रिया।
इसको बोलते हैं रेगुलर। अब इसके अंदर कौन कौन सी हैं, एक उदाहरण बता देता हूं आपको मैं, बाकी आगे चर्चा करेंगे कि लंबा वीडियो हो जाता है। इरेगुलर, जिसको हम स्ट्रॉन्ग मानी मजबूत मुख्य क्रिया बोलते हैं, उसके फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म लिखने के बाद में जब हम प्रेजेंट पास्ट फॉर्म में जाते हैं या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में जाते हैं तो उसका रूप है वो बदल जाता है, या तो बदल जाता है या बदलता नहीं, या तो पास्ट फॉर्म में बदल जाता है या फ्यूचर फॉर्म में बदल जाता है, या तीनों फॉर्म अलग अलग होती हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, इसको ही हम स्ट्रॉन्ग वर्ब बोलते हैं या इरेगुलर। जैसे हिट हिट हिट, हिट फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म है, सेकंड पास्ट भी हिट भी रहेगी और थर्ड भी हिट रहेगी। सेट सेट सेट, ये तीनों एक जैसी रहेंगी, लेकिन रूप बदल जाती है। जैसे हाइड, छुपाना, हाइड बेस फॉर्म है, ये आपको कौन सी बता रहा हूं मैं, इरेगुलर और स्ट्रॉन्ग वर्ब। हाइड, हिड, हिडन, तीनों का रूप बदल गया। हाइड मान छुपाना बेस फॉर्म है, हिड पास्ट फॉर्म है HID हिड, और हिडन HIDDN, तीनों का रूप अलग अलग है। सैड 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 तीनों का एक जैसा है, इसके अंदर है वो एक जैसा नहीं है, तीनों का अलग अलग है। और तीनों का अलग अलग का मतलब ये है कि हाइड, हिड और हिडन। जैसे ड्रिंक होता है, ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक, DRINK, DRANK, आई हट गया, ए लग गया, DRUNK, यू लग गया। गॉट माई पॉइंट? पीना। इसी तरह से ये इनको हम इरेगुलर और स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं। और जो कमजोर वर्ब हैं, जिसको हम वीक मैन वर्ब बोलते हैं, जिनको रेगुलर वर्ब बोलते हैं, उनके अंत के अंदर अमूमन हमें डी लिखा हुआ मिलता है या ED लिखा हुआ मिलता है, या ज़्यादातर कई बार आपने कहो T भी लिखा मिलता रहता है। जैसे मैं एक शब्द बोलता हूँ चैलेंज, ये बेस फॉर्म है, चैलेंज है, ये दोनों फॉर्म पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल एक जैसी रहेगी। चैलेंज्ड, चैलेंज्ड। चैस, पीछा करना, CHASE, चैस, चेस्ट, चेस्ट। चीट, धोखा देना, नकल करना, चीटेड, चिटेड, ED लग गया। ड्राई, सुखाना या सुखाना होता है, DRY, ड्राई, इसमें Y हट जाएगा और Y की जगह ED लग जाएगा। ड्राइड, पास्ट फॉर्म, DRIED। थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, DRIED। सेकंड फॉर पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दोनों एक जैसी रहेगी, लेकिन बेस फॉर्म में Y लगेगा। जिसके अंत में Y आ जाता है उसको हटा करके रिमूव I एंड ऐड IED, ED लग गया इसमें। इसी तरह से हम और ट्राई लिख सकते हैं, ट्राई, ट्राई, ट्राइड। डिक्लेयर, डिक्लेयर, डिक्लेयर्ड। अनाउंस्ड, अनाउंस, अनाउंस्ड, अनाउंस्ड, ई है इसके अंदर, ANNOUNCE, ANNOUNCED, और फिर थर्ड पास्ट पार्टिसिपल में D लगेगा। आपको एक मजाक बता रहा हूं आपको, प्यारे बच्चों या दोस्तों, बुरा मत मानना, जिनको इंग्लिश नहीं आती है, कम आती है, या दूसरे से इमिटेट कर लेते हैं, नकल कर लेते हैं, सुन लेते हैं, उसी को बोलते हैं, तो मैंने कई लोगों से सुना है कि मैंने अलाउंस कर दिया है। अलाउंस का मतलब तो होता है भत्ता होता है। मैंने ये बात अलाउंस कर दी है मैंने, जबकि यहां उसको ये बोलना चाहिए कि मैंने ये बात अनाउंस कर दी है। वो क्या बोलेगा? मैंने ये बात अलाउंस कर दी है। जैसे मेरे साथ एक बार घटना हुई थी मिलिट्री के अंदर,
पहले दिन जब सेंटर में पहुंचा तो जो आपका मिश्रण होता है, वो एक दिन पहले बताया था, मिश्रण होता है, वो मिश्रण में दो होते हैं, एक बड़ा होता है, एक बड़ा होता है, एल्यूमिनियम के होते हैं। तो मेरे को हवलदार जी शुक्ला जी ने कहा कि जाओ मिश्रण ले आओ बैरक से किसी से, क्योंकि नया नया पहुंचा था। तो हम 3-4 थे, तो हमने जा करके उसको, पुराना जो रिक्रूट था, ट्रेनिंग कर रहा था 4-5 महीने, उसको बोला कि पिस्टल दे दे। मिश्रण तो याद रहा नहीं, कभी सुना नहीं था, तो कहते पिस्टल दे दे। तो उनको हंसी आ गई, क्यों, वो समझ गए कि नए नए बच्चे हैं, इनको पता नहीं है। तो बोला कि चलते, पिस्टल चाहिए क्या? हाँ, क्या करेगा, खाना खाएंगे, तो पिस्टल से मैं थोड़ा ही खाएगा खाना खाए। ये है मिश्रण, इसको मिश्रण बोलते हैं। तो बड़ी हंसी आई हमें अंदर ही अंदर कि यार कितने, देखो हम अंग्रेजी के अंदर कमज़ोर आदमी हैं। तो उस दिन से वो चीज़ें जब जीवन में घटना घटित होती हैं तो हम वो याद आती हैं, हकीकत में भूलता नहीं है। तो इसी तरह से आपको ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो ध्यान में रहनी चाहिए। तो हम चर्चा करेंगे जब आपके आगे मैन प्रभु की बात करेंगे, रेगुलर, इरेगुलर, स्ट्रॉन्ग और वीक, ये फॉर्म की बातें करेंगे। तो बहुत लंबी फॉर्म मैंने आपको पहले बताया था कि आपको यू मस्ट ट्राई योर लेवल बेस्ट टू लर्न a lot of man words and all forms. You will be very perfect in speaking English and writing in English, understanding in English. Okay, my dear friends, today I have taken your lot of time, but मैं आपका बहुत समय ले लिया है, परंतु मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जितने भी मैं टेंस डाल रहा हूँ वीडियो, वो मैंने देखा है फेसबुक के ऊपर, सबसे ज़्यादा 14 साल से लेकर के और 35 साल के जो उम्र के, 36 साल के या 34 साल की उम्र के जो नौजवान बच्चे हैं, वो सबसे ज़्यादा देख रहे हैं। छोटे बच्चों को तो वैसे समझ में नहीं आता, और बूढ़ों को देख रहे करना क्या है। और 15 साल से लेकर के 30-35 साल या 34-35 साल के जो बच्चे देखते हैं, उन्हीं को इनका फ़ायदा होता है। इसलिए आप सबसे ज़्यादा वीडियो देखते हो, उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम ओंकारमल खेचड़, रिटायर्ड फौजी एंड इंग्लिश लेक्चरर। लॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू दैट यू आर रेगुलरली लुकिंग एंड reading my topics through this video. A lot of congrats to all of you. But I will also suggest to all of you that you must see this video, though my video has become longer and longer, but you will get something benefit from my video. You know that man who is who wants to learn how to speak English, he has to go through the grammar. If your grammar portion is not perfect, you are not perfect in grammar portion, you can't speak in English, can't write in English, can't understand English. It is very difficult. And if you know the grammar portion, then you will be very perfect in speaking English and writing in English, understanding English and reading in English. दोस्तों, प्यारे बच्चों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये आपको मैं जो दे रहा हूँ, बहुत अपनी एक चीज़ें बता रहा हूँ इंग्लिश के बारे में, ताकि आपकी ज़िंदगी में ये हमेशा के लिए काम आए और ज़्यादा लंबा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि मैं हर चीज़ को आपको क्लियर करना चाहता हूँ। कल एक भाई ने लिखा था कि जैसे ओ है, CH है, ओ जैसे SS है, जैसे Z है, इनकी मेन वर्ब के बारे में हमें बताए। तो मैंने लिख दिया है, उनको वापस जवाब भी दिया है। ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए। आई बिकम वेरी हैप्पी। क्लास के अंदर अध्यापक पढ़ाता है और बच्चा अगर खड़ा होकर के क्वेश्चन करता है और बच्चा, तो वो क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है। आप अगर वीडियो के ऊपर कमेंट्स डालते हो तो मैं कमेंट्स का जवाब देता हूँ, तो मैं खुश होता हूँ कि आपने मेरे से जवाब पूछा और मैं आपको इसका उत्तर दे पाया। नहीं दे पाता हूँ तो आई विल टेल यू and I will search out some and I will convince you this is correct or this is not correct. Okay, thank you my dear friends. ये अपलोड अभी कर दूंगा मैं आपको, 1 घंटा के अंदर आपको ये वीडियो मिल जाता है। मैं आपको व्हाट्सएप स्टेटस है उसमें भी लिखता हूँ आपको कि आप मेरे वीडियो देखिए।
पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चे के पास बैठ कर के देखिए, यानी यूट्यूब पर भी डालता हूँ, लेकिन यूट्यूब पर अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, कई मिस वीडियो हो जाते हैं, तो इसके ऊपर आपको ज़रूर मिलेंगे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।